नमस्कार। करीब 2 महीने बाद यूट्यूब पर आने का संयोग बना है। इस बीच कोरोना के मरीजों का इलाज और नए काम की तैयारी, काफ़ी सारी व्यस्तताएं। अभी भी ऐसा कोई मौका नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। इस नाते मैंने सोचा कि आज आपसे बात करता हूं। इस बीच कुछ अच्छे अनुभव हुए हैं। एक अच्छा अनुभव ये हुआ है कि कई सारे लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों के ईमेल आए, कई लोगों ने संदेश भेजा कि उन्होंने मेरी बातें सुनकर डायबिटीज़ अपनी ठीक की, थायराइड अपना ठीक किया। पिछले कुछ वीडियो थायराइड और डायबिटीज़ पर जो थे, उनको देख कर कई सारे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। थायराइड के कितने लोग ठीक हुए हैं इसकी तो मैं गिनती भी नहीं कर सकता, लेकिन डायबिटीज़ 3 लोगों की पूरी तरह से ठीक हो गई है। एक व्यक्ति का संदेश आया है कि उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया है। कुछ और लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करता हूँ वे भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो एक बड़ी बात है। अब यूट्यूब की कृपा से मेरी बातें बहुत ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए नहीं पहुँच पा रही हैं। इम्प्रेशन वगैरह इन्होंने घटा रखे हैं, 10-12 वीडियो भी डिलीट कर दिए हैं। बहरहाल इनको भी मैंने सोचा थोड़ा आराम मिल जाए कुछ दिन से, तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरे माध्यमों से मेरी बातें काफ़ी लोगों तक, हज़ारों लोगों तक गई हैं। और इस बीच मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा कोरोना के लोगों को मैंने बहुत आराम से ठीक किया है। बहुत अच्छी तरह से लोग ठीक हुए हैं और ये जाहिर सी बात है, खुशी की बात है। कई लोगों ने इस तरह की बात की थी कि क्या डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ आसान रास्ते हो सकते हैं। तो हाँ, आसान रास्ते हैं और मेरे पास 3 तरीके हैं जिन रास्तों से डायबिटीज़ ठीक की जा सकती है। एक रास्ता जो बिल्कुल थोड़ा उतना संयोजित या बहुत सिस्टमेटिक कह सकते हैं नहीं था, जो मैंने अपने वीडियो में बोला हुआ है कि मैंने अपनी खुद की डायबिटीज़ कैसे ठीक की थी काफ़ी समय पहले। तो उसी तरीके को करके कई लोगों ने अपनी ठीक की है। लेकिन आज मैं आसान तरीका बताऊँगा और थोड़ा स्वादिष्ट तरीका बताऊंगा। ये तरीका उतना कठिन नहीं होगा और आप कुछ दिन इस पर चलते रहे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और इस तरीके पर बात करने का मन मेरा इस नाते भी हुआ, पिछले दिनों डॉक्टर खादर वल्ली, जिनको भारत का मिलेट मैन कहा जा रहा है आजकल, उनकी धर्मपत्नी से मेरी बात हुई। और बात के बाद मुझे याद आया कि काफ़ी वक्त पहले, कई साल पहले, शायद 15 साल हो गए होंगे, कि मैं राजीव दीक्षित के साथ जब घूमा करता था, उनके साथ रहा करता था, तो डॉक्टर खादर वल्ली से मिल चुका हूं और उनके घर भी जा चुका हूं। लेकिन इतने वर्षों में कई चीज़ें बिसर गई थीं, दिमाग में नहीं थीं। बातचीत करने के बाद बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने 20-25 साल में मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाजों के ऊपर ज़बरदस्त काम किया है। ऐसे ही लोग वास्तव में भारत के रत्न होते हैं। ये सिर्फ उन्होंने सेहत को लेकर काम नहीं किया है, बल्कि भारत की सभ्यता को उसका गौरव वापस दिलाने का काम किया है। बहुत बड़ा काम है ये। और उसी रास्ते से मुझे याद आया कि कैसे हम कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर कई गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और एक स्वस्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं जो बात करूँगा वो दरअसल सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं होगा। अगर आप गंभीरता से पूरी बात सुनेंगे तो डायबिटीज़ के अलावा कई दूसरी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं और कुछ गंभीर बीमारियां रिवर्सल मोड में जा सकती हैं। कैंसर जैसी बीमारी में आपको काफ़ी रिलीफ इससे मिल सकता है। कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इसके लिए आप ज़रा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आज की ये बात दरअसल ज़िंदगी का पूरा हुलिया बदल देने वाली है। कई तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको उनमें रिलीफ हो जाएगा। लेकिन चूँकि मुद्दा डायबिटीज़ का है, फोकस मेरा डायबिटीज़ पर रहेगा, लेकिन इसके सहारे कई और दूसरी बातें भी होंगी। तो पहले नंबर पर है वह बीमारी जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी डायबिटीज़, मधुमेह। ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी 3 से 6 महीने में। 1 महीने के भीतर ही ये नियंत्रण में होगी और अगले 3, 4, 5 या 6 महीने के भीतर
आपकी दवा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बस इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, डायबिटीज़ में अगर बहुत पुरानी है, नई हो तो तुरंत आप एलोपैथी दवा बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर कई साल से दवा चल रही है, इंसुलिन पर आप हैं, तो अचानक से दवा नहीं बंद करेंगे। जैसे जैसे आपको फ़ायदा मिलेगा वैसे वैसे धीरे धीरे दवा की मात्रा कम करेंगे और एक दिन पूरी तरह से एलोपैथी दवा से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा ये है कि कैंसर रिवर्सल मोड में आ जाएगा। कुछ इसके साथ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ी सावधानियां करनी पड़ेंगी, लेकिन कैंसर भी वापस होना शुरू हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने साल भर का 6 महीने का समय दिया हुआ है आपको ज़िंदगी जीने का, तो हो सकता है कि आप कई और साल ज़िंदा रह जाएं और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, यह भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा कैंसर नहीं है, मुद्दा डायबिटीज़ है। कैंसर पर कुछ काम करने पड़ेंगे, वो 1-2 बात मैं बता दूंगा। इसके बाद है लीवर की बीमारियां, यानी यकृत की बीमारियां, उसके साथ ही 1-2 चीज़ और जोड़ लेंगे तो लीवर की जितनी बीमारियां हों उनमें भी इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। एसिडिटी, कब्ज़ जैसी चीज़ें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, आप निश्चिंत भाव से जी सकेंगे। इसके बाद आंतों के और सारे रोग भी इससे ठीक हो जाएंगे, किडनी के रोग इससे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, महिलाओं की जो एक आम बीमारी बन गई है जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ती है, पीसीओडी से पूरी तरह से महिलाएं मुक्त हो सकती हैं इस मेरे तरीके से, जो मैं डायबिटीज़ के लिए बताऊंगा, लेकिन बाकी भी बीमारियों पर इसका असर होगा। माइग्रेन जो आप कई साल से परेशान हैं जिससे, वह भी आपका ठीक हो सकता है। खून की कमी, वह भी ठीक हो सकता है। थायराइड भी इससे आराम हो जाएगा। हालांकि थायराइड पर मैंने लगभग कहिए कि रामबाण जैसा नुस्खा पहले बता ही दिया है, उससे आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इससे उसमें भी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ रोग हैं जिनसे आप आसानी से निजात पाएंगे आज की बात सुनने के बाद। अब इस बात में आपको करना क्या है, कुछ आसान से तरीके हैं जो करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये असर आप देख सकते हैं अपने शरीर पर। पहला काम ये करना है, आपको अपने खाने का आधे से ज़्यादा क्षारीय स्थिति वाला भोजन इस्तेमाल करना है। ये क्षारीय और अम्लीय का मामला क्या है, इसको थोड़े में समझ सकते हैं आप। इसको हम साधारण भाषा में समझने के लिए पीएच वैल्यू से समझते हैं। पानी का पीएच वैल्यू, पानी का पीएच मान 7 के आसपास होता है, न क्षारीय न अम्लीय, न्यूट्रल कह लीजिए आप। इसके नीचे जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है और इसके ऊपर जो होता है वो क्षारीय होने लगता है। अब हमारे शरीर की डिज़ाइन जो है वो दोनों के संतुलन के आधार पर बना है। हमारा शरीर क्षारीयता की तरफ जाता है। अगर क्षारीय चीज़ें हमारे शरीर में ज़्यादा जाती हैं तो शरीर संतुलन की स्थिति में रहता है। जब लोग ज़्यादातर कंदमूल फल वगैरह खाया करते थे, पका भोजन कम खाते थे, तो शरीर संतुलन में रहता था, क्षारीय स्थिति रहती थी। लेकिन आज हमारे खून में जो क्षारीय स्थिति 7.5 या 7.5 के आसपास होना चाहिए, वो अब 6 और 6.5 के आसपास रहने लगा, जिसके नाते भांति भांति की बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। तो हमको करना क्या है कि जैसे ही आप खाना पकाते हैं वैसे ही वह अम्लीय होने लगता है। जितना भी तला भुना है, पका हुआ भोजन है, ये सब ज़्यादातर अम्लीय है और ज़्यादा हम यही खाते हैं। हमको इस संतुलन को पैदा करने के लिए करना ये है कि क्षारीय चीज़ों की मात्रा बढ़ा देनी है। फल, सब्जियां, कच्ची चीज़ें जितनी ज़्यादा हम खाएंगे उतना ही ज़्यादा संतुलन की स्थिति में शरीर होगा। तो 7 पीएच वैल्यू से ऊपर की चीज़ें 8, 9, 10, 11, 12, 13, अधिकतम 14 पीएच वैल्यू होती है जो क्षारीय चीज़ों की। तो आप ऊपर की तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां खाएं, यानी अपने खाने में आधे से ज़्यादा मात्रा क्षारीय चीज़ों की रखें। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नियंत्रण स्थापित करने की बात नहीं कह रहा हूँ कि कितना खाएं कितना नहीं, आधे से ज़्यादा आप रखें। 70%, 75% जितना आप रख पाएँ वो अच्छी स्थिति होगी। केवल इतना करने से ये समझिए कि आपकी आंतों में अच्छी स्थिति आनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर संतुलन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां तो केवल इतने सुधार से ख़त्म होने लगेंगी।
लेकिन बड़ी बीमारियों के लिए कुछ बड़ी बातें करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद क्या करना है दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर ये करना है कि चावल और गेहूँ, ये दोनों चीज़ें कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। वैसे तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आप चाहें तो जीवन भर के लिए बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जो तरीका मैंने बताया था वो कठिन था, मुश्किल था, स्वादहीनता वाला तरीका था, इस नाते कम लोग उसको कर पाते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आपके स्वाद पर फर्क नहीं पड़ेगा। बस चावल गेहूं की जगह पर जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आप भांति भांति के स्वाद पैदा कर सकते हैं। तो अब उन चीज़ों में क्या करना है? उन चीज़ों में वही जो डॉक्टर खादरवल्ली ने जिस पर काम किया है, जिसको मैं बहुत ज़माने से कई चीज़ें कहता था, अक्सर अपने गांव में कभी कुछ बात होती थी और चीज़ों में, तो जब बीमारियों की बात होती थी तो यह बात मैं अक्सर कहता था। हड्डियों के रोग देखकर, ये डायबिटीज़ के रोगियों को देखकर तो मैं बार बार कहता था कि आप मड़ुआ जैसी चीज़ें खाइए, कोदो जैसी चीज़ें खाइए, तो ये बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। लोग हंसते थे कि कौन इसको खाता है, ये तो जानवरों को हम खिलाते थे। लेकिन खादरवल्ली ने जब से काम किया है तब से ये बात देश में चलनी शुरू हो गई है और यूँ कहिए कि अब तो 5 स्टार की चीज़ें ये हो गई हैं। जिन्होंने भी जीवन में कुछ मोटे अनाज खाए होंगे, जैसे रागी, कंगनी, कोदो, सावा, छोटी कंगनी, मड़ुआ, ये सारी चीज़ें जिसने भी खाई होंगी ठीक से, उसको ना तो डायबिटीज़ हो सकता है, ना तो कैंसर हो सकता है, ना तो माइग्रेन हो सकता है, ना ही थायराइड हो सकता है, ना ही हाई बीपी हो सकता है। पुराने लोग इसी नाते काफ़ी वक्त उनका इन्हीं चीज़ों को खाने में बीता है। अब नए ज़माने में उनकी भी ज़िंदगी आ गई चावल और गेहूँ पर, इस नाते दिक्कतें उनको भी आने लगीं। तो ये समझने की बात है और उसकी वजह है, एक सीधा सा कारण है, फिर मैं बताता हूँ आप कैसे इसको खाएंगे। देखिए, एक सीधी सी चीज़ है जो हमारे शरीर में काम करती है और ख़ास तौर से वो ग्लूकोज पर आधारित है। ये ग्लूकोज खून में अगर तुरंत बनता है या तुरंत मिलता है तो मुश्किल पैदा करता है। हमारी ज़िंदगी आरामदेह हो गई है, हम काम अब कम करने लगे। चावल और गेहूं खाने के बाद मुश्किल से 15 मिनट से लेकर 35 मिनट के भीतर ढेर सारा ग्लूकोज खून में मिल जाता है। और अचानक इतना ग्लूकोज मिल जाए तो क्या होगा? हम काम अब कम करते हैं, इतना सारा मिल के फिर वो असंतुलन पैदा करता है। 5 लीटर खून में 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और एक साथ अगर 150-170 ग्राम ग्लूकोज अगर खून में मिले तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा श्रम करते थे वे तो फिर भी उसको किसी तरह संतुलन में ले आते थे। संतुलन वहाँ भी नहीं होता, धीरे धीरे कोई न कोई परेशानी उनको भी पैदा होगी। लेकिन जब हम आरामदेह ज़िंदगी में रहते हैं तो इसमें तो बहुत ही भयंकर स्थिति है ये। तो होना क्या चाहिए? अगर हम मोटे अनाज खाते हैं, चावल और गेहूं दोनों की स्थिति ये है, चावल में करीब 0.2% फाइबर होता है और गेहूं में 1.5% के आसपास होता है। तो इतना कम फाइबर है। और फाइबर क्या करता है? फाइबर ही एक तरह से ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक घुलनशील जिसको कह लीजिए सॉल्युबल, और दूसरा जो है अघुलनशील जो नहीं घुलता है। तो घुलनशील फाइबर जो है वो खून में जाकर खून को साफ़ करता है और जो अघुलनशील फाइबर है वो जो है आंतों को साफ़ करने का काम करता है। दूसरा ये है कि फाइबर जो है अगर मात्रा उसकी ठीक है, ज़्यादा है, तो ग्लूकोज को तुरंत वो रिलीज़ नहीं करता है, तुरंत उसको खून में मिलने नहीं देता है। तो जितने मोटे अनाज हैं हमारे जो सदियों से खाए जाते थे, या यूँ कहिए हमारी सभ्यता में शुरुआती अन्न वही हैं, वो सावा, कोदो, कंगनी, मड़ुआ, यही सारी चीज़ें हैं और इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गेहूं और चावल की तुलना में 20 गुना, 25 गुना, 50 से लेकर 60 गुना ज़्यादा तक। 0.2% को आप 12.5% के हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि कितने गुना बैठता है। तो ये मोटे अनाज जो हैं जिनमें इनसे 10 गुना और 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा फाइबर होता है, ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तुरंत खून में नहीं मिलने देते हैं। 7-8 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज जो है वो
खून में आता है और ये एक नियंत्रित तरीके से आता है, जिससे शरीर संतुलन में रहता है। जितनी उसको ज़रूरत है उतना ही ग्लूकोज खून में मिलने पाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बीमारी है तो शरीर को पूरा मौका मिलता है काम करने का। धीरे धीरे बीमारी भी रिवर्सल मोड में आती है, धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ जाती है। और बीमारी नहीं है तो नई बीमारी आपके पास आती नहीं है, पूरा शरीर संतुलन में रहता है। तो ये एक साधारण सा इसका विज्ञान है समझने का, जिसके नाते ज़रूरत इस बात की है कि कुछ दिनों के लिए आप चावल गेहूं से बाहर आ जाइए। हालांकि हमारे यहाँ धान प्रधान अन्न है, धान से ही धान्य बना है, धान मुख्य है अनाजों में। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत ये हुई है कि नए ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें प्रसंस्कृत हैं, यानी हाइब्रिड हैं, जेनेटिक इंजीनियर्ड हैं। तो इस नाते क्या हुआ है कि हमने उनका आकार बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ाने का काम किया है, लेकिन पौष्टिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। अब विज्ञान भी कह रहा है कि जो हमारे नए अनाज हैं, जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, जिनको संकर बीज हम कह लेते हैं, इस तरह के हैं, इनमें पौष्टिकता 35 से 40% तक और कई मामलों में 45 से 50% तक कम हो गई है। यानी हम क्या खा रहे हैं? भूसा। आधा पोषण समाप्त हो चुका है। कभी आप याद कीजिए कि देसी गन्ने का स्वाद कितने लोगों ने लिया है? नई पीढ़ी ने बिल्कुल नहीं लिया है। मुझे याद आता है बचपन में ये जो गन्ना, संकर गन्ना जो अब आने लगा, जिसको आप ठीक से चूस भी नहीं सकते, खारा लगता है, ये केवल मिलों के हिसाब से, चीनी बनाने के हिसाब से जो है विकसित किया गया है। लेकिन लोग अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, पूजा पाठ कर्म कांड को बचाने के लिए शुरू में इस बड़े गन्ने के बीच में 10-20 पेड़ जो है वो लगा देते थे देसी गन्ने का, शंकर जी पर चढ़ाने के लिए शिवरात्रि के दिन। ये बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर लोग उसको भी भूल गए। अब यही गन्ना चढ़ाया जाता है शिवरात्रि के दिन। तो उस गन्ने का स्वाद, उस गन्ने से जो गुड़ बनता था वो बिना सफाई के लिए कोई चीज़ डाले हुए भी साफ़ सुथरा होता था, सफ़ेद सा होता था, उसका स्वाद ही अलग था। जिसने देसी मक्का का स्वाद लिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि आज के मक्का और पहले के मक्का में क्या फ़र्क था। यहाँ तक कि आप अदरक जो देख रहे हैं, ये भी आपके सामने वो अदरक नहीं है जो वास्तव में देसी अदरक जिसको कहते हैं। जिन्होंने देखा होगा अदरक, ये जो नया अदरक जो हम देखते हैं, ये भी अदरक ही है, अच्छा ही है, काम करता है, लेकिन इसके पत्ते आप देखेंगे हल्दी के पत्ते की तरह या केले के पत्ते की तरह होते हैं। लेकिन जो वास्तव में अदरक, ज़्यादा औषधीय अदरक है, उसके पत्ते बाँस के पत्ते की तरह होते हैं। जिसने देखा हो वो समझ सकता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बिल्कुल बदल चुकी हैं। गेहूं तो बहुत बात की चीज़ है। पहले जौ लोग खाते थे, अब डॉक्टर बताने लगे हैं कि गेहूं की जगह पे आप जौ खाइए। गेहूं का ग्लूटेन जो है बहुत नुकसान करता है, कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, कई दूसरी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस नाते इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि हम हरित क्रांति के ज़रिए कहाँ से कहाँ आ गए। हमने सोचा कि भारत का पेट भरेंगे, लेकिन उल्टा ये हुआ कि हमने बीमारियां दे दी, पेट अभी भी लोगों के भूखे हैं, भरे नहीं हैं। और ये भी आश्चर्यजनक है, चूँकि बात है देश समाज की, इस नाते वो बात इस बहाने मैं आपको सुना रहा हूँ कि हरित क्रांति से पहले इसी भारत में डॉक्टर रिछारिया जैसे लोग हुए हैं, उन्होंने करीब 22 से 56,000 किस्में तलाशी धान की, और ये पता चला शोध के बाद कि 1,10,000 धान की किस्में भारत में हुआ करती थीं। इतनी अच्छी अच्छी किस्में थीं, इतने सुगंधित धान थे, उनमें से ज़्यादातर ख़त्म हो गए हैं। हम कुछ ही धान जानते हैं, वो भी हाइब्रिड, जिनमें पोषकता नहीं है। पुराना धान एक मुझे याद आता है, जिसको मैंने खाया भी है, अभी कुछ इलाकों में होता है, वो गोरखपुर के इलाके में होता है, अभी वो लुप्त नहीं हुआ है, काला नमक उसको बोलते हैं। काला नमक धान में कई तरह के फ़ायदे हैं, वो शरीर को उस तरह से नुकसान नहीं करता जिस तरह से नए धान करते हैं। इसी तरह से कई और किस्में हैं, साठी चावल वगैरह जो वैद्य लोग बता देते हैं खाने के लिए हैं, लेकिन अभी हम जो खा रहे हैं इसको रोकने की ज़रूरत है। और इसकी जगह पर अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो 5 अनाज के नाम लिखिए। पहला अनाज है कुटकी। कुटकी को अंग्रेज़ी में कहते हैं लिटिल मिलेट। दूसरा है कोदो। कोदो को कोदो ही कहते हैं, उसका कोई और नाम नहीं है, अंग्रेज़ी में भी कोदो ही कह सकते हैं आप।
तीसरा मोटा अनाज है सांवा। सांवा अगर आपने नाम सुना हो, इसको कहते हैं बर्नयार्ड मिलेट। चौथा है कंगनी। कंगनी का भी नाम पुराने लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं फॉक्सटेल मिलेट। इसके बाद है छोटी कंगनी। छोटी कंगनी को ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं। इन्हीं अनाजों पर मैं आपको आज मधुमेह की चिकित्सा का पूरा फार्मूला बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, आसान सा, कि इनमें से जो क्रम मैंने बताया उसी क्रम में आपको, आप स्क्रीन पर ये क्रम पूरा ध्यान दे लीजिए और उसी तरह से करना है। 2-2 दिन के क्रम में एक एक अनाज खाना है। ये मान लीजिए आपने कुटकी से शुरू किया तो कुटकी 2 दिन कुटकी ही खानी है। उसके साथ आप फल सब्जियां खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, ये भी ज़रा सा समझने की बात है, जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये अच्छे अनाज हैं, लेकिन इनमें फाइबर इतना है कि उस फाइबर को आपको थोड़ा सा नरम करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करेंगे कि आप इसको भिगो दीजिए। भिगोने के पहले हल्का सा भून लीजिए। आप मिक्सी में इसको थोड़ा सा चला के इसको थोड़ा सा टुकड़े भी कर सकते हैं। इसके थोड़े टुकड़े हो जाएंगे, 1-2 बार चला के हल्के हल्के टुकड़े हो जाएंगे, फिर भिगो दीजिए। ये 4 घंटे कम से कम भीगा रहे, 6-7-8 घंटे भीगा रहे, 10 घंटे भीगा रहे। इसके बाद जो पानी है उसी पानी में उबालना है। और ये पानी कितना होगा, तो ये करीब 10 गुना पानी होगा। मान लीजिए 1 कटोरी कोई मोटा अनाज है, कुटकी है, सांवा है, रागी है, जो भी है, तो उसका लगभग 10 गुना पानी उसमें आप भिगोइए। और भिगोने के बाद उसी पानी में आपको उबालना है। ज़्यादा पानी हो थोड़ा अलग कर लीजिए, उस पानी का और इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भिगोने के पहले आप एक बार इसको धो भी सकते हैं, थोड़ा सा धो लीजिए जिससे कोई कचरा हो बाहर निकल जाए। ज़्यादा नहीं धोना है, बस एक बार धोना काफ़ी है। इसके बाद भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब आप इसे उबालेंगे 10 गुना पानी में, ये दलिया जैसा बन जाएगा। इसके बाद इसको किसी साफ़ कपड़े से ढक दीजिए और 6-7-8 घंटे पड़ा रहने दीजिए। और इसके बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है। आप सवेरे इस्तेमाल कीजिए, नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार 3 बार इसको खा सकते हैं। इसके पहले खूब सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं खाने के बाद। तो इस तरह से धीरे धीरे 6-7-8 हफ्ते करेंगे तो आपका शरीर संतुलन में आना शुरू होगा, इसको अच्छे से स्वीकार करेगा। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके साथ आप छाछ या दही जैसी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन दूध वगैरह भी बंद कर दें तो अच्छा है, क्योंकि देसी गाय का दूध आप ले सकते हैं, लेकिन देसी गाय तो ना मिलती है ना उसका कहीं दूध मिलता है। जो भी दूध है वो कई तरह से ऑक्सीटोसिन वगैरह मिला हुआ दूध है और कई दूसरे तरह से ये दूध तैयार किए जा रहे हैं। हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते, इस नाते दूध से आप बचें। थोड़ा थोड़ा आप दही या छाछ इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। खाने का तरीका इस तरह से बदलना है। दाल सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। उड़द की दाल हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, ये सारी दालें आप खा सकते हैं। इनके साथ सब्जियां खा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खा सकते हैं। और कुछ दिन इस अभ्यास पर आने के बाद जाहिर है आपका स्वाद लेने का मन करेगा। तो ये सारे अनाज जो हैं इनसे बहुत अच्छा शानदार हलवा बनता है, बहुत शानदार इससे जो है उपमा बन सकता है, बहुत शानदार इससे इडली बन सकती है। कई दूसरे व्यंजन बहुत बढ़िया तरीके से इससे आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसी तरह से जैसे गेहूं और चावल से बनाते हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा अच्छे व्यंजन इससे तैयार हो सकते हैं। और ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं। और ऐसे अनाजों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो एक अच्छी बात और होगी कि इस तरह के अनाजों को बढ़ावा मिलेगा, किसान खेती भी इसकी करने लगेंगे। अभी जो ये 5 स्टार संस्कृति का हिस्सा बनने लगा है, महंगा हो गया है, वो सस्ता भी होना शुरू हो जाएगा और सबकी पहुंच में आ जाएगा। तो एक अच्छी बात ये भी होगी। तो ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वावलंबन के लिए भी अच्छी बात होगी। तो बात तो हमें डायबिटीज़ पर करनी है, लेकिन डायबिटीज़ में, कैंसर में 1-2 सावधानियां जो करनी है वो समझ लीजिए। डायबिटीज़ में इसके साथ ये जो पूरा तरीका है आपको करना यह है
कि 4 दवाएं जो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां भी मैं बता देता हूं, वो 4 दवाएं आप सावधानी से नोट कर लीजिए और उन 4 दवाओं को बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये 4 दवाएँ हैं। पहली दवा है सिजीजियम जम्बोलिन, इसको हम गांव की भाषा में जामुन कहते हैं। दूसरी दवा है अब्रोमा अगस्टा, इसको उलट कंबल भी कहा जाता है। शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग समझ जाएंगे, उलट कंबल। तीसरी दवा है सिफालांड्रा इंडिका, इसको गांव में कुंदरू कहते हैं, कुंदरू जिसको बुलबुल काफ़ी खाते हैं। और चौथी दवा है जिम्नेमा, जिम्नेमा को आप गांव की भाषा में गुड़मार भी कह सकते हैं। तो ये 4 दवाएं हैं और इन चारों दवाओं का मदर टिंचर होम्योपैथी की दुकान पर मिल जाएगा। मदर टिंचर, जिसको इन 4 दवाओं के आगे आप डैश लगाकर अंग्रेजी का कैपिटल Q लिख लेंगे तो भी दुकानदार समझ जाएगा। और इन 4 दवाओं को आपको लाना है। हो सकता है 30 ml की शीशी मिल जाए, 100 ml की शीशी मिल जाए, आप ले आइए। 30 ml की शीशी या जैसी भी शीशी मिल जाए, बराबर मात्रा में ले आइए और इन चारों दवाओं को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको करना ये है कि सवेरे, दोपहर और शाम 3 बार, 2 बार करेंगे तो भी चलेगा। 20-20 बूंद चौथाई कप पानी में मिलाकर, बेहतर यह है कि खाने से आधे या 1 घंटे पहले इसको पी लें। जैसे चाय पीते हैं, साधारण सामान्य पानी होगा, सादा पानी होगा, लेकिन पीना है आपको चाय की तरह आराम आराम से, तुरंत अंदर नहीं डालना है पेट के। तो इसको आप 3 बार सवेरे, दोपहर और शाम चौथाई कप पानी में 15 से 20 बूंद, 10 बूंद भी चलेगा अगर उम्र कम है, ऐसी स्थिति में आप परेशानी झेल रहे हैं तो 10, 15 या 20 बूंद जो है, इसको आप खुद कुछ दिन इस्तेमाल करके देख लीजिए। उस हिसाब से आप अपनी बूंदें अपने लिए तय कर लीजिए। ये कुछ दिन लगातार लीजिए। इन चीज़ों के साथ आप देखेंगे 1 महीने के भीतर आपकी डायबिटीज़ आपके नियंत्रण में होगी। आपको इंसुलिन कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे फ़ायदा बढ़ता जाए इंसुलिन आप कम करते जाइए और अंग्रेज़ी दवाएं पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और 3, 4, 5 महीने में आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। मैं जैसी उम्मीद करता हूँ, कई लोग ठीक हुए हैं, मैंने खुद अपने को ठीक किया है, जबकि मैंने ये दवाएं भी नहीं खाई थी। मैंने तो कुछ दूसरी दवाएं होम्योपैथी की खाई थी। हाँ, यहीं पर याद दिला दूँ, अगर कुछ खास अलग तरह के लक्षण हैं आपके शरीर में तो किसी होम्योपैथ से जाकर आप एक बार मिल लीजिए और वो लक्षणों के हिसाब से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर समझदार है तो कोई बढ़िया सी दवा का चुनाव कर देगा और वो पोटेंसी वाली दवा जो है आपकी ज़िंदगी में चमत्कार पैदा कर सकती है। बाकी तो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो ऐसा बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति कर सके। यहाँ पोटेंसी की दवाएं मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादातर लोग नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लक्षण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप दवा का नाम रटकर होम्योपैथी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए, लेकिन यहाँ जो है ये हर कोई कर सकता है, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं। अब एक बात तो ये हो गई कि डायबिटीज़ को हम कैसे काबू में करेंगे। इसके बाद जो है, चूँकि प्रसंग है और इससे कई तरह की बीमारियां आपकी ठीक होंगी, इस नाते 1-2 चीज़ों में मैं और सावधानी बताता हूँ। कैंसर की स्थिति अगर है तो कैंसर की स्थिति में अगर आपको कुछ समय है, मिला हुआ है, तो एक खाने का ये तरीका कीजिए। आप ये 5 अनाज खाइए, बारी बारी से खाइए। हालांकि इसका तरीका थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। कुछ अनाज 3 दिन खाने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ नहीं, आप इसी तरीके से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ बस ये करना है कि फलों की मात्रा, सब्जियों की मात्रा, कच्ची सलाद की मात्रा आपको बढ़ा देनी है और थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। जितना ही खाने के पहले खूब सलाद खाइए, इसके बाद ये मोटे अन्न खा लीजिए। दिन में 1-2 बार फल खाइए। अब ये भी ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है कि फल और सब्जियां अलग अलग तरह के हों तो अच्छी बात है। आज कोई खाया, कल कोई और खाया, तीसरे दिन कुछ और खाया, बदल बदल कर खाना अच्छी बात है, जिससे हर तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और हर तरह के विटामिन शरीर में जाएं।
तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ख़ास चीज़ ही खाएंगे। बस 2 चीज़ें और हैं इसमें। एक तो आप सवेरे उठने के बाद खाली पेट गर्म पानी से आधा चम्मच हल्दी लेना शुरू कर दीजिए। अगर कच्ची हल्दी मिल जाए आपके बाज़ार में, सब्ज़ी मंडी में, तो कच्ची हल्दी ले आइए। 1 चम्मच कच्ची हल्दी। ऐसे तो सवेरे खाली पेट खाना सबसे बेहतर है, लेकिन खाने के बाद भी खा सकते हैं, दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। हल्दी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए अगर कैंसर से आप डरते हैं या कैंसर के मरीज हैं। ढेर सारी रिसर्च हो चुकी हैं, उन सारी रिसर्च की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हल्दी अकेले जो है कैंसर को रिवर्सल मोड में लाने के लिए काफ़ी है और छोटी मोटी स्थिति में ये ठीक कर देती है, और वैसी स्थितियां हो तो भी कैंसर कोशिकाओं को फैलने से ये रोकती है। तो एक तो हल्दी शामिल कीजिए। कच्ची हल्दी ना मिले तो हल्दी का चूर्ण, हल्दी का पाउडर आप आधा चम्मच लेना शुरू कीजिए। रात में भी अगर थोड़ा सा ले तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कीजिए, हल्दी आपने सवेरे ले लिया है तो उसके 1 आध घंटे बाद जो है, और हल्दी अगर शाम को ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं, तो भी सवेरे खाली पेट सफ़ेद कद्दू जिसको हम पेठा अक्सर कहते हैं, जिससे पेठा बनाया जाता है, ये अक्सर आपने देखा होगा, स्क्रीन पर देखकर आप इसको पहचान सकते हैं। सफ़ेद कद्दू, ये आप एक बार 10-20 कद्दू भी ले आएंगे तो ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो ये कद्दू का रस 1 गिलास जो है सवेरे 200 ml मान लीजिए, 200 मिलीलीटर लगभग, ये कद्दू का जूस निकालिए और इसको सवेरे, इसमें चाहें तो थोड़ा सा पीपर वगैरह मिला सकते हैं, पीपर या 1-2 काली मिर्च मिला सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे केवल यही लीजिए, या थोड़ा सा सेंधा नमक चाहे तो मिला लीजिए। नहीं तो इसमें अच्छा ये है, जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है या कफ वगैरह की दिक्कत रहती है, चूँकि ये ठंडी तासीर का है, सर्दी जुकाम थोड़ा सा किसी को हो सकता है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच शहद मिला कर ले सकते हैं। ये जो है कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकता है, बढ़ने से रोकता है। इसके साथ ये गजब की चीज़ है, ये अगर स्वस्थ लोग भी या वैसे दूसरी बीमारी के लोग भी इसको इस्तेमाल करें कुछ दिन लगातार, जब भी लीजिए तो कम से कम 21 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे दिमागी क्षमता भी बरकरार रहती है। पढ़ने लिखने वाले लोग, दिमागी काम करने वाले लोग, जिनको अपने मस्तिष्क की क्षमता को बनाए रखनी है, ऐसे लोग भी अगर ये सफ़ेद कद्दू मिल जाए तो कुछ दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं, और लगातार भी सेवन करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। गज़ब की चीज़ है ये। तो कैंसर के लोगों को ये 2 चीज़ें ज़रूर करने की ज़रूरत है। इसी में मुझे याद आया कि जब आप डायबिटीज़ के तरीके से काम करेंगे तो उसमें हमारी अक्सर आदत होती है चाय वगैरह पीने की, इस तरह की चीज़ें करने की, तो उसमें आप मेथी का काढ़ा या कुछ साधारण जो जड़ी बूटियां हैं, दालचीनी है, उसमें मुलहठी है, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते हैं, काली मिर्च है और लौंग है। ये 3-4 चीज़ें, लौंग है, काली मिर्च है, मुलहठी है, दालचीनी है, दालचीनी ख़ास तौर से रहे, तो इनका आप काढ़ा बना के बहुत ज़रा सा कोई शहद या कोई ताड़ का गुड़ वगैरह का कुछ थोड़ा सा मिला के आप ले सकते हैं, तो ये पिएं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, कर पाएँ तो आसान है, काली जीरी, अजवाइन और मेथी। काली जीरी की मात्रा 50 ग्राम होगी, मात्रा पर ध्यान दीजिए। काली जीरी 50 ग्राम मात्रा में, अजवाइन 100 ग्राम मात्रा में, और मेथी 250 ग्राम मात्रा में। 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम काली जीरी, अजवाइन और मेथी, इन तीनों को हल्का सा भून के अलग अलग भूनिए और इनका चूर्ण बना लीजिए, खूब महीन छान कर रख लीजिए। और इसको आप शाम को, रात में ले सकते हैं, वैसे कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को खाने से 1 घंटे बाद, खाने के बाद भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए, तो ये डायबिटीज़ में भी अच्छा काम करेगी और आपको मदद देगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे तो कई तरह की बीमारियों से आप उबर जाएंगे, और ये स्वस्थ लोगों के लिए भी बुरा नहीं है। स्वस्थ लोग चाहें तो एक दिन एक अनाज खाते रहें, बारी बारी से बदल कर 2-4 दिन लगातार एक अनाज खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही अनाज लगातार नहीं खाना है, कुछ दिन पे आप इसको बदल के देखिए। इनके साथ जो सहायक चिकित्सा मान लीजिए जो बहुत ज़रूरी है, जिसको करना चाहिए,
और ये क्यों ज़रूरी है? जैसे डायबिटीज़ जो है उसको हमारे यहाँ राज रोग कहा जाता था। राज रोग क्यों? आराम तलबी का रोग, मतलब हम काम धाम नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, कई और वजहों से, और आजकल तो खाने में जो प्रदूषण है, मिलावट है, विषाक्तता है, उन सब वजहों से भी तो ये डायबिटीज़ जो है इन सब वजहों से हो रही है। आराम तलबी इसमें एक बड़ा कारण है। तो इस नाते आपको अपनी आराम तलबी में थोड़ा सा कमी करने की ज़रूरत है। पैदल खूब टहलिए, पैदल 1 घंटे 1.5 घंटे टहल पाएँ अच्छी बात है। बहुत नहीं टहल पा रहे हैं तो घर में हल्की हल्की जॉगिंग कीजिए, टहलने जैसी जॉगिंग कीजिए देर तक। योग के कुछ आसन कीजिए। योग के आसनों में न्योली और मंडूक आसन ये बहुत काम की हैं, जो पैंक्रियाज पर सीधे असर करती हैं। प्राणायाम खूब कीजिए, जितना कर पाइए, चाहे तो 10-10 मिनट की शिफ्ट बना लीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, ये काम करेंगी। ऑक्सीजन आपके शरीर में जितना ही जाएगा आपको कई तरह से फ़ायदा करेगा, आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है। इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक दिन आप उस स्थिति में हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप हताश हो चुके थे, लेकिन हताशा ख़त्म होगी और आप ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की उम्मीद अपने अंदर पैदा कर पाएंगे और आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। और मैं इसलिए इस भरोसे से ये बात कह रहा हूँ कि मेरी खुद की ज़िंदगी जो समाप्त हो चुकी थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मुझे ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहना है, लेकिन आज मैं आपके बीच में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये डायबिटीज़, ये कैंसर, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा वक्त है ज़िंदगी में जीने का डॉक्टर ने दिया हुआ है तो आप मान कर चलिए कि आप इनको हरा सकते हैं और जीत सकते हैं बाजी, और खुश होकर, स्वस्थ होकर आगे की ज़िंदगी बिता सकते हैं।